जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित इस आनंदवाणी चैनल से आज जैन दर्शन सप्तभंग न्याय के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। अनेकांतवाद, स्यादवाद। दर्शन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये आम आदमी के लिए नहीं है, और यदि आम आदमी को समझाना चाहें तो सामान्य भाषा का अगर प्रयोग करें तो तमाम दार्शनिक, सो कॉल्ड विद्वान टूट पड़ते हैं। दर्शन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आम व्यक्ति को भी एक सामान्य सी बात सामान्य तरीके से समझ में आए, क्योंकि संसार में आम व्यक्ति ज़्यादा हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैं पहले ये बता दूं कि मुझे स्यादवाद बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही तार्किक लगता है। मैं इसे जब समझाता हूं बच्चों को तो मैं यही कहता हूं कि किसी भी बात की संभावनाएं 7 हो सकती हैं। शायद है, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, शायद नहीं, स्याद अवक्तव्यम, शायद अवक्तव्य है, कह नहीं सकते, स्यादस्ति अवक्तव्यम, शायद है लेकिन बता नहीं सकते कैसा है, स्याद नास्ति अवक्तव्यम, शायद नहीं है लेकिन बता नहीं सकते कैसा नहीं है, और स्याद अवक्तव्यम तो बोले ही हमने। फिर स्यादस्ति, स्याद नास्ति, शायद है भी शायद नहीं भी है, स्याद अवक्तव्यम और स्याद नास्ति, स्यादस्ति अवक्तव्यम, शायद है भी नहीं भी है, अवक्तव्य है। ऐसे ये 7 स्थितियां पैदा होती हैं। अब इस पर इंटरनेटी साहित्य में मैंने फ़िलॉसफी से पीजी किया था, बहुत पहले, काफ़ी पहले किया था। आज इंटरनेट है, तब नहीं था। और मैंने धर्म दर्शन, मेरा विषय था पीसीएस में, तब एक विषय हुआ करता था भारतीय संस्कृति, कल्चर के नाम से एक सब्जेक्ट होता था। वो मेरा पीसीएस में सब्जेक्ट भी था, जिसमें मुझे सफलता मिली थी। पीसीएस में 4 पीसीएस में लगातार सक्सेस मुझे मिली थी, ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो मुझे अनुराग है इस विषय से, लेकिन मैं दर्शन को दरिद्र मानता हूँ, कार्ल मार्क्स की बात को मानते हुए कि दर्शन दरिद्र है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। दर्शन इसलिए दरिद्र है कि दर्शन में सिर्फ झगड़े होते हैं, दर्शन में कन्फ्लिक्ट है, नथिंग इज देयर। हमेशा पंडित लड़ते रहे हैं क्योंकि मनमाना अर्थ करते रहे हैं। समस्या ये है। अब वो पंडित चाहे जिस धर्म के हों, मैं दूसरे के धर्म पर कुछ और नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज इंटरनेट पर, विकिपीडिया पर जगह जगह ये लिखा है कि स्याद का अर्थ शायद नहीं है, कथचित है। ये कथचित क्या होता है? कदाचित है, और कदाचित क्या होता है? शायद। सच बात यह है कि तमाम संस्कृत साहित्य के विद्वानों को उर्दू से परहेज है। आज बहुत सारे लोग उर्दू, पाकिस्तान, मुसलमान और आतंकवाद को एक साथ जोड़ते हैं। अब मैं इस मानसिकता को कुछ नहीं कर सकता, और वे उर्दू शब्दों से क्या नुक्ते तक से घृणा करते हैं। ये मानसिकता मेरी तो नहीं है, कम से कम। शायद को हटाने के पीछे एक ही बात है कि शायद उर्दू शब्द है। हमारे यहाँ गाज़ियाबाद में जो देसी बोली है, देसी बोली जो लोकल बोली है, उसमें भी स्याद बोला जाता है। पूछो कि दिल्ली जाओगे, स्याद जाएंगे। स्याद का मतलब ही शायद होता है। अमरकोश निकाल के देख लो, और क्या चाहिए। अमरकोश संस्कृत का ग्रंथ है जिसमें कि शब्दों के अर्थ, व्याज अर्थ, अन्य अर्थ और तद्धित अर्थ, तरह तरह के अर्थ दिए हुए हैं। उनके अर्थ निकाल के देखिए। इंटरनेट पर अगर भरोसा करते हैं तो इंटरनेट पर भी संस्कृत से हिंदी में शब्दकोश है, स्याद का अर्थ संभवता है। कथचित क्या होता है? कथचित कोई शब्द नहीं है। मैं संस्कृत से भी पीजी हूँ, शास्त्री हूँ। कथचित कोई शब्द नहीं है, कथाचित कोई शब्द नहीं है, कदाचित शब्द है। अब जिन्हें ये लगता हो कि आपको कुछ नहीं आता है तो मेरे चैनल से दूर हो जाएं। सिंपल सी एक बात ये है, अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो चैनल देखने की आवश्यकता क्या है? मैं वही बात कहता हूँ जो सत्य है। कोई भी उठा के कुछ भी कहने लगे
कि इस शब्द का ये अर्थ है तो उसका अर्थ वो हो थोड़ी जाएगा। इसकी एटाइमोलॉजी देखिए स्यात् शब्द की, तो एटाइमोलॉजी यही है कि इसका अर्थ ही यही है। अब ये कहा जाता है कि इसका अर्थ है सापेक्ष। उदाहरण दूं, जो तमाम जैन साहित्य में उदाहरण दिया गया है, मैं फिर कह रहा हूँ मुझे जैन धर्म बहुत प्रिय है और मैं जैनियों के बीच में ही रहा हूँ। भरथरा मेरा मोहल्ला जो है ब्रजराज नगर, मेरे घर के चारों तरफ जैनी हैं और जैन मंदिर मेरे ठीक सामने है। मुझे बहुत प्रेम है इस धर्म से, जैसे कि सभी धर्मों से मुझे है। तो कोई ये ना समझे कि मैं कोई विरोध कर रहा हूँ, मैं केवल एक बात समझा रहा हूँ। देखिए मुनि ज्ञान सागर जी क्या समझा रहे हैं, क्या ये आम आदमी की समझ में आएगा? सप्तभंगी का सैद्धांतिक उदाहरण आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने कौन सा दिया था? प्रथम गुणस्थानी अस्ति मिथ्या दृष्टि होता है, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नास्ति मिथ्या दृष्टि होता है, तीसरे गुणस्थान वाला जीव अस्ति नास्ति मिथ्या दृष्टि होता है, दूसरे गुणस्थान वाला जीव अव्यक्त मिथ्या दृष्टि होता है, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव अस्ति अवक्तव्य मिथ्या दृष्टि है, उपशम सम्यक दृष्टि नास्ति अवक्तव्य मिथ्या दृष्टि है, करण लब्धि वाला जीव अस्ति नास्ति अवक्तव्य मिथ्या दृष्टि है। अब अगर ये किसी को भी समझाओ, खूब पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर, महान वैज्ञानिक कोई बना रहे, उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा, सिवाय इसके कि मुनि जी हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, तो हम हाथ जोड़ के बैठे रहे। मुनि जी सत्यवचन महाराज, सत्यवचन, बिल्कुल आपने सही कहा। अरे समझा तो दीजिए, कम से कम एक आम आदमी को समझा तो दीजिए। उदाहरण दिया गया है, एक ही वेबसाइट है विद्यासागर.guru, उदाहरण दिया गया है बिल्कुल सही उदाहरण दिया है, मैं सहमत हूँ। सब जगह सप्तभंग न्याय का यानी कि जो स्यादवाद है, हालांकि कुछ लोग इस पर भी चटक पड़ेंगे कि सप्तभंग न्याय अलग है, स्यादवाद अलग है, अनेकांतवाद अलग है। मुझे पता है कितने अलग हैं, सारी चीज़ें मुझे मालूम है। मैं एक समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ। यदि इस पर उतरूँगा तो 5 घंटे पढ़ाऊँगा कम से कम। तो समझ लो, पहले जो समझाया जा रहा है उसको समझ लो, और समझे हुए हो पहले से तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपको प्रणाम है मेरा, कोई समस्या ही नहीं है अगर समझे हुए हो। दर्शन में यही कमी है कि लोग सिर्फ लड़ते हैं एक दूसरे से, लोग सिर्फ विरोध करते हैं एक दूसरे का, लोग सिर्फ ये साबित करते हैं कि आपने गलत समझा है। सच बात यह है कि ईश्वर को लेके इतने मतभेद क्यों हैं? दार्शनिक क्यों लड़ते रहे? मुझे क्यों घृणा है इस बात से, पंडितवाद से, ब्राह्मणवाद से मुझे क्यों घृणा है? ईश्वर को लेके लड़ते हैं जिसका रूप किसी ने नहीं देखा, जिसका पता ही नहीं है। अरे भाई, मुझे अगर ये पता हो कि ये वस्तु ऐसी है, एक कुर्सी मेरे सामने रखी है, ये लैपटॉप मेरे सामने रखा है, तो मैं कहूँ लैपटॉप है, तो हर दुनिया में हर व्यक्ति कहेगा लैपटॉप है। कोई आके ये नहीं कहेगा ये चूहा है, या कोई दूसरा ये नहीं कहेगा कि कुत्ता है, ये तो नहीं कहेगा। लैपटॉप को लैपटॉप ही कहेंगे सब। लेकिन लैपटॉप कैसा है सब जानते हैं कैसा है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, लेकिन लैपटॉप है, ये हर कोई जानता है। कबूतर कबूतर है, हर कोई जानता है कि कबूतर है, ठीक है, लेकिन ईश्वर को नहीं जानते। जो बिल्कुल अव्यक्त है उसको कोई जानता ही नहीं। तो उदाहरण इसमें क्या दिया जाता है जैन दर्शन में कि हाथी को अंधे लोग देख रहे हैं, किसी ने सूंड देखा, उन्होंने कहा सूंड ही हाथी है। किसी ने देखा ये, तो उन्होंने कहा कि ये स्यादवाद जो है, स्याद का अर्थ सापेक्ष है, मेरे सापेक्ष हाथी का अर्थ सूंड है। अगला कहता है मेरे सापेक्ष हाथी का अर्थ मोटे मोटे पैर हैं। अगले ने कहा मेरे सापेक्ष हाथी का अर्थ एक बड़ा सा पेट है, ढोल जैसा। अगले ने कहा कि मेरे सापेक्ष हाथी तो एक छोटी सी पूंछ है। एक ने कहा गजदंत हैं, ये दांत हैं, ये मेरे हिसाब से हाथी है। अब सब मिला लें तो हाथी हो गया। सब मिलाएगा कौन? आंखों वाला, जिसे पूरा हाथी दिखाई दे रहा है, जो घूम घूम के चक्कर काट के हाथी को कॉन्फ़िगर कर ले रहा है अपने मस्तिष्क में। तो जो एक व्यक्ति जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, वो हाथी को क्या कहेगा? शायद हाथी दांत है। अगला कहेगा शायद हाथी ये है। मैं यहाँ बीच में एक बात बता दूँ, मेरा एक शिष्य है राजेश यादव, अभी इंटरव्यू देकर प्रतीक्षा कर रहा है आईएएस के परिणाम की। लंदन से क्लास किया उसने मुझसे। उसके बोलने में शायद शब्द बहुत आता है, आउट ऑफ शेयर कर्टसी। उसे लगता है कि मैं अगर स्पष्ट बोलूँगा तो सामने वाला जो मुझसे बड़ा है
उसको बुरा ना लगे, तो वो कर्टसी की वजह से मैंने उसको कई बार रोका कि इंटरव्यू में ये शायद प्रयोग मत करना, कन्फर्म होकर बोलिए। बहुत, जैसे अगर नीति आयोग को प्रश्न हो तो वो कहेगा शायद नीति आयोग ये कार्य करता है, तो मैं कही शायद मत लगाइए। शायद और शायद में कोई फर्क नहीं है, संभवतः कहिए, कथचित कहिए, अगर मन करता है आपका कथचित कहने का। कथचित का जरा संधि विच्छेद बताइए, जरा कथचित के बारे में बताइए, कथचित का अर्थ क्या है, कहां से लिया आपने ये अर्थ, कहां से आया। बड़ी मजेदार बात है, मैं बताऊं, फ्रेड रिग्स ने नए नए शब्द प्रयोग किए और अपनी ही डिक्शनरी गढ़ ली। डिक्शनरी गढ़ने के लिए एक संस्था स्थापित की जिसका नाम है कॉक्टा। अब वो रिग्स नहीं है इस दुनिया में, 2009 में मेरे ख्याल से मृत्यु हुई उनकी। फ्रेड रिग्स से मैंने कई बार ईमेल से पत्राचार किया, विद्वान थिंकर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, मुझे उनकी थ्योरीज बड़ी पसंद आई। मैंने पत्राचार किया, मुझे उत्तर भी मिले, और ग्लोबलाइजेशन पर उन्होंने अच्छे विचार प्रस्तुत किए, ग्लोबलाइजेशन, लोकल का ग्लोबलाइजेशन पर। वो फ्रेड रिग्स जिनकी वेबसाइट थी स्नेक एंड प्रिज्म, अब वो वेबसाइट ख़त्म हो चुकी है, उस पर उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी थी, लेकिन उन्हें समझने के लिए पहले उनकी डिक्शनरी समझनी पड़ती। और डिक्शनरी किसने लिखी? फ्रेड रिग्स ने। तो रिग्स कहते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी, फ्यूज सोसाइटी, और ये तमाम तरह की डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, साला मॉडल, तमाम शब्द गढ़े उन्होंने। अब हमारे लिए फ्यूज्ड का अर्थ अलग होता है, प्रिज्मेटिक का अर्थ अलग होता है, डिफ्रैक्टेड का अलग होता है। ऐसे ही जैन विद्वानों ने अपने अर्थ निकाल लिए और अपना एक शब्दकोश भी निकाल दिया। शब्दकोश है, निगम आगमों में शब्दकोश हैं स्टार्टिंग में, यानी कि शब्दों के अर्थ हैं, कोश करके नहीं है अलग से, लेकिन अर्थ हैं, बताए गए हैं कि इसका अर्थ ये होता है। तो अगर हम उस अर्थ को लें तो भगवान महावीर स्वामी ने भी 3 स्थितियां ही बताई हैं, 7 नहीं बताए, सप्तभंग न्याय नहीं है, त्रिभंग न्याय बताया है, और उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने त्रिपिटक भी पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, मुझे तो इंटरेस्ट है, मुझे 4 साल लगे पढ़ने में। त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म का पढ़ा, कबीर की साकी सबद रमैनी पूरी पढ़ी, बच्चों को पढ़ाई भी। मैं हिंदी साहित्य मैंने IAS के लिए पढ़ाया है, तो उसमें 200 साखियाँ प्रेस्क्राइब थी, मैंने पूरी पढ़ ली, सबद भी पढ़ ली, रमैनी भी पढ़ ली, सब मेरे पास बाकायदा हार्ड कॉपी में हैं, भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल से मोतीलाल बनारसी दास का शायद ही कोई पब्लिकेशन बचा होगा जो मेरे पास ना हो और मैंने पढ़ा ना हो। बहुत अद्भुत अद्भुत चीज़ें पढ़ी हैं, और ये जैन साहित्य भी काफ़ी पढ़ा, तभी मुझे बहुत पसंद है, मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। लेकिन चोंच नहीं लड़ाता मैं इस चीज़ के लिए। एक आम आदमी को समझाने के लिए हमें दर्शन को थोड़ा नीचे उतारना पड़ेगा। अगर हम उसे मुनि ज्ञान सागर जी की तरह समझाएंगे तो बस केवल मुनि जी को प्रणाम करके चरण स्पर्श करके वापस आ जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो हमें समझाना पड़ता है। अंतर कितना है, जब आप शायद कहते हैं शायद को, तो एक संभावना होती है कि यह है या नहीं है। तो जैन दर्शन खुद ही कहता है कि शायद अस्ति शायद नास्ति, शायद है शायद नहीं। कथचित कहने से किसी की समझ में आ जाए तो मैं चुनौती देता हूं, किसी के भी समझ में आ जाए। ये समझाने के लिए अध्यापक को एक विशेष भाषा का प्रयोग करना पड़ता है जो हमारे छात्रों को समझ में आए। इसका यही अर्थ है, मेरे सापेक्ष ये है, तुम्हारे सापेक्ष ये है, सारी सापेक्षताएं मिला ली। 7 क्वांटम नंबर होते हैं। अब ये बात हम मुनि ज्ञान सागर जी को अगर समझाएं आदर सहित, सम्मान सहित, अपराध क्षमा, अगर मुनि जी को मैं समझाऊं कि मुनि जी 7 क्वांटम नंबर होते हैं। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एक एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, और एक जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एक स्पिन क्वांटम नंबर है, फिर इसके बाद 3 क्वांटम नंबर, इन्हीं को जोड़ के होते हैं। ये 7 क्वांटम नंबर जो होते हैं मिल के 7 डायमेंशन तय करते हैं। तब हम एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति, पार्टिकल इन ए बॉक्स तय करते हैं, श्रोडिंजर इक्वेशन को इसमें प्रयोग करते हैं, और इसके बाद हम ये डिटर्मिनेंट लगाते हैं, और वो डिटर्मिनेंट थ्योरी से हमारे सामने 7 डिटर्मिनेंट आते हैं। 7 ही हैं क्वांटम नंबर, 7 क्वांटम नंबर। मैं कहूँ मुनि जी आपका सिद्धांत बिल्कुल सही है जैन धर्म का, और बिल्कुल हमारे यहाँ साइंस में, ये केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ये 7 ही क्वांटम नंबर हैं। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप भड़क चुके हैं इस बात से कि मैं ये क्या समझा रहा हूँ तो नमस्कार, प्रणाम। लेकिन अगर समझना चाहते हैं
एक इलेक्ट्रॉन यूँ घूम रहा है, एक गोला है, गेंद है, यूँ घूम रही है। आपकी तरफ से ये कैसे घूम रही है? मेरी तरफ से क्लॉकवाइज घूम रही है, आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एक ही, बॉल तो एक ही है। मैं पूछूं कि ये किधर को घूम रही है तो आप कहेंगे संभवतः एंटी क्लॉकवाइज घूम रही। मैं कहूँगा संभवतः क्लॉकवाइज घूम रही, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी तरफ से ये क्लॉकवाइज घूम रही है लेकिन आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इतना बुद्धि ज्ञान मुझे है, आपको भी इतना बुद्धि ज्ञान है कि आप जानते हैं कि आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है तो मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है। एक सीडी निकाल लो अपने ड्रॉज में से और उंगली में पहना के वो घुमा के देख लो, समझ में आ जाएगा। एक तरफ से क्लॉकवाइज, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम इस साइड से देखें और इस साइड से देखें तो ये घूम ही नहीं रही है। अगर एक बॉल है यूँ घूम रही है, अगर हम इधर से देखें तो ये तो ऐसे ऐसे चलती दिखाई देगी, तो ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, स्यादस्ति स्याद नास्ति। तो हम कहेंगे तो भैया है क्या बताओ, तो हम कहें अवक्तव्यम, बता ही नहीं सकते। कोई अंतर नहीं है क्वांटम थ्योरी में और स्यादवाद में, इतना एडवांस है, इतना वैज्ञानिक है स्यादवाद। लेकिन एक शब्द पर इतनी आपत्ति कि स्याद का मतलब शायद नहीं, क्योंकि शायद उर्दू शब्द है, इसलिए इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदी में बोल देते हैं संभवता, ये संभवता ही है। संभावना क्या होती है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है? एक सिक्का उछालते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा? प्रोबेबली हेड आएगा, प्रोबेबली टेल आएगा। 1/2 प्रायिकता है इसकी हेड आने की, 1/2 प्रायिकता है टेल आने की। यहां मैं बीच में एक बात बता दूं कि हमारे कुछ बच्चे कहते हैं कि फलाने लेखक ने ये लिखा है, तो बेटा लेखक मैं भी हूं। लेखक ने लिखा है, आवश्यक नहीं कि मैं सहमत हूं। लेखक मैं भी हूं, 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं मैंने, आपने नहीं पढ़ी, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे जिस वक्त मैंने लिखी। 1978 से लेके 1983 तक, जब तक गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन नहीं की तब तक मैंने बहुत लिखा है। अभी भी फेसबुक पर कृष्णानंद चौहान ने मेरे कुछ लेख शेयर किए हैं, उसमें इस्लाम पर लेख है मेरा, जैन धर्म पर लेख है और बौद्ध धर्म पर लेख है और सर्वोदय पर लेख है, तमाम छपे हुए हैं। डेट देखिए उनमें 1982 वगैरह। बेटा बहुत से लोग अभी तब जन्म भी नहीं हुआ होगा, और तब हम लोग पुस्तकें पढ़ते थे, इंटरनेटी ज्ञान नहीं हासिल किया करते थे। शब्द की एक एटाइमोलॉजी होती है। अब कोई शब्द को अगर नया गढ़े तो ठीक है, फ्रेडरिक्स ने नए शब्द गढ़े, लेकिन अगर आप प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं जो जैन दार्शनिकों ने किए तो कुछ सोच के किए। वो कोई यूं ही आदमी नहीं थे, महापुरुष थे, उन्होंने उस शब्द का प्रयोग उस सेंस में किया, बाद में लोग बदल लेते हैं। ये धर्म का अर्थ करना ही आम आदमी को धर्म से दूर ले जाना है। मैं सैकड़ों जैन लोगों को जानता हूं जिन्हें स्यादवाद नहीं पता, जिन्होंने स्यादवाद का शब्द सुना ही नहीं है। मैं कहा जैन साहब, अंकल जी स्यादवाद, जब मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था, मोहल्ले के जैन साहब थे, मैंने पूछा जैन साहब जैन धर्म के बारे में क्या जानते हैं? बोले अरे हमारा धर्म है और महावीर स्वामी की हम लोग पूजा करते हैं। एक जैन साहब तो ऐसे थे कि जो महावीर स्वामी को हनुमान जी समझते थे। महावीर कहते हैं ना हनुमान जी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति को संगी, तो हनुमान जी समझते थे। वो कहते थे हनुमान के अवतार हैं। मेरे ही पड़ोस में रहते थे, मेरा पड़ोस तो भरा पड़ा, वहाँ पर जैन पर्व भी होता है, क्षमावाणी भी होती है और तमाम सारे पर्व होते हैं। तमाम जगह के जैन इकट्ठे होते हैं, फिरोजाबाद में इकट्ठे होते हैं या भरथना में इकट्ठे होते हैं। मैंने कई लोगों से, उस समय मैं पत्रकार भी था, मैंने एक समारोह हुआ और उस समारोह में मैंने तमाम लोगों से पूछा सप्तभंग न्याय आपने सुना है? नहीं सुना। एक बौद्ध मठ था हमारे कस्बे में, मठ के नाम पे कोठरी थी, वहाँ पे जो लोग बैठे रहते थे, मैंने पूछा कि आपने प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में क्या जानते? बोले क्या 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 नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये क्यों नहीं पता? इन बेचारों का दोष नहीं है, इसको इतना कठिन बना दिया गया है, इतना जटिल बना दिया गया है कि ये कोई कौन समझने के लिए बैठेगा। एक सीधा सा शब्द, सीधी सी वाणी, सीधा सा भजन, सीधा सा कीर्तन, क्या बुरा है? उपदेश सरल भाषा में होने चाहिए। धर्म दूर चला जाता है, कर्मकांड हावी हो जाते हैं, क्योंकि कर्मकांड सरल होते हैं, फिर वो जटिल होते चले जाते हैं।
फिर ब्राह्मणवाद आ जाता है, उनमें पंडितवाद आ जाता है। ये होता है ना। बुद्धि का प्रयोग करते हुए दर्शन को समझना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ समझना ही नहीं चाहिए। मैंने जितना दर्शन पढ़ा उतना ही मुझे इससे वितृष्णा हुई, जितना मैं पढ़ता गया उतना ही वितृष्णा हुई। लगा कि ये जनता को ठेल रहा है, दूर ठेल रहा है। कोई भी नहीं। आज तो मैंने सयादवाद की बात की, एक आम आदमी के लिए समझाने के लिए मैंने बोला, तो अत्यंत शिष्ट तरीके से मेरे एक व्यूअर ने कहा, बहुत सम्मान से, इसलिए मैं जवाब भी दे रहा हूँ, वरना तो मैं ब्लॉक करके जवाब ही नहीं देता। मैं जवाब भी इसीलिए दे रहा हूँ कि बहुत शिष्ट तरीके से। डिफ़र करने के 3 तरीके हैं यूट्यूब पर। एक तरीका तो बहुत ब्लंट लोग हैं जो कहते हैं तुम्हें कुछ आता जाता भी है, चले हैं बताने के लिए, स्याद का मतलब शायद नहीं होता है, आप मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता है, पढ़िए पहले जाके। ऐसे लोग भी हुए, उन्हें सिंपली ब्लॉक करके कमेंट डिलीट कर दिया जाता है। दूसरे व्यूअर ने मेरे ने लिखा कि अत्यंत आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक मैं गुरुजी ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा डिफ़र करता हूँ, स्याद का अर्थ शायद नहीं होता, इसका अर्थ जो है सापेक्षता से है। मैंने उत्तर दिया, आज दे रहा हूँ। और एक तीसरा तरीका जो है, जो मेरे छात्र करते हैं, ये व्यक्ति मेरा छात्र नहीं है संभवतः, मतलब मुझसे IAS PCS के लिए नहीं पढ़ रहा है यूट्यूब पर, यहाँ तो नहीं पढ़ रहा है। अगर मेरा छात्र होता तो ये कहता, ये नहीं कहता, तो तीसरी स्टेज पे बोलता। वो ये कहता, गुरुजी मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है, ये कहाँ तक ठीक है। यानी उसकी पहली आस्था मेरे में होती, फिर वो कहता कि मैंने ऐसा पढ़ा है। मेरे छात्र कहते हैं, जब मैंने मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ाई तो मेरे छात्रों ने कहा कि गुरुजी मैस्लो ने तो केवल 5 सोपान बताए हैं, आप 8 बताते हैं, तो ये कहाँ मिलेंगे, है ना। और मान लो कोई होता कहता कि नहीं मैंने मैस्लो किताब पढ़ी, उसमें तो केवल 5 सोपान है, तब मैं बताता कि मैस्लो किताब में 5 सोपान है, लेकिन मैस्लो की रिसर्च पेपर में 8 सोपान है। वो रिसर्च पेपर का नाम ये है। मैं जब कुछ बोलता हूँ तो ऑथेंटिक वे में बोलता हूँ, बिना ऑथेंटिसिटी के नहीं बोलता कभी भी। जब तक ऑथेंटिक नहीं होता तब तक नहीं बोलता। अमरकोश मैंने पढ़ा है, अर्थ ढूंढे हैं, शब्दों के ढूंढे हैं, एटाइमोलॉजी संस्कृत की मैंने पढ़ी है। मेरे परिवार में संस्कृत और उर्दू का वातावरण रहा है। हमारे यहाँ विज्ञान शाकुंतलम संस्कृत टू उर्दू में है, और कुमार संभव संस्कृत टू उर्दू में है। रेयर पुस्तक है, मिलेंगी नहीं आपको। मेरे घर का माहौल इस प्रकार का है। मुझे किसी धर्म से घृणा नहीं है, मैं सबको प्यार करता हूँ, और सबकी अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे आगे बताता हूँ। तो बेटा स्याद का अर्थ एक कॉमन मैन के लिए शायद ही है। कथचित नाम का कोई शब्द नहीं है जो तमाम इंटरनेट पे बिखरा पड़ा है, तमाम विद्वानों ने लिखा होगा तभी बिखरा पड़ा है। आवश्यक नहीं है कि विद्वान जो लिख रहे हैं वो तार्किक ही हो, नहीं तो विद्वानों में मतभेद क्यों होता, ये बताइए। एक बहुत महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह होता है कि जो है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट किया और पता लगा लिया। लेकिन नील्स बोर ने कहा कि नहीं, इसका सूत्र ऐसा है। अब नील्स बोर ने कहा कि ऑर्बिट्स गोल होती हैं, लेकिन समरफील्ड मॉडल जो है, समरफील्ड ने कहा कि नहीं, गोल नहीं, एलिप्टिकल होती हैं। इसके बाद क्वांटम थ्योरी आती है जिसके अंदर 7 क्वांटम नंबर्स की बात आती है। अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम तमाम बच्चों को, कि जिन्होंने MSc फिजिक्स से भी कर लिया हो, वर्ल्ड मेडलिस्ट और टॉपर बने रहें, 4 क्वांटम नंबर से ज़्यादा 7 क्वांटम नंबर नहीं पढ़े। मैं बताऊं कहाँ मिलेंगे। JB राजम की एटॉमिक फिजिक्स में जाइए, पढ़िए, 7 क्वांटम नंबर पढ़िए। इन 7 क्वांटम नंबर के ऊपर समझने के लिए मैं और मेरा मित्र उमाकांत भार्गव MSc में पढ़ते समय कंपनी बाग में 10-12 घंटे बैठे रहे, कंटिन्यूस, बिना चाय पानी पिए, और उनको समझने के लिए कैलकुलेशन करते हुए पन्ने भर गए, कम से कम 150-200। तब हम लोगों ने क्लियर किया कि 7 क्वांटम नंबर किस तरह से डिफाइन करते हैं। अध्ययन इसको कहते हैं बेटा। आज के ज़माने में तो मेडिजी चलती है, हम लोग मेडिजी युग के नहीं हैं, हम लोग अध्यवसाय करने वाले, अध्ययन करने वाले हैं। ये संभावना ही है। पर सापेक्षवाद क्या है? एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है। एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तुम में से तमाम लोग अभी नहीं जानते होंगे कि एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किसके लिए मिला था? रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। पासिंग रेफरेंस में बता दूं ये बात भी, नहीं एग्जाम में क्वेश्चन गलत कराओगे। एल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
आई वॉज इन BSc और मेरे मित्र राजनारायण चौधरी ने मुझसे चैलेंज किया कि तुम ये पूरी किताब पढ़ के इतने टाइम में दिखा दो, 3 दिन में या 2 दिन में, ऐसा कुछ टाइम दिया। मैंने पूरी किताब, पतली सी किताब है लेकिन 106 पेज है उसमें, छोटी किताब है, बट एक एक पेज पर इतना इंटीग्रल डिफरेंशियल है, इतना इंटीग्रल डिफरेंशियल है 3 डायमेंशनल कि पूछिए मत। मैंने पूरा समझ के पढ़ लिया। मैं राजनारायण के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मैंने कहा चौधरी साहब मुझसे बड़े हैं उम्र में काफ़ी, और मेरा विवाह कराने का भी श्रेय उन्हीं को है। तो मैंने कहा चौधरी साहब मैं प्रस्तुत हूँ, आप जो चाहे पूछ लीजिए। उन्होंने पूछा और वो इतना प्रसन्न होते गए। ही इज़ ए स्कॉलर, रियल स्कॉलर। साइंस एंड फिलॉसफी को मिला के पढ़ने वाला ऐसा अद्भुत छात्र मैंने नहीं देखा। उसने कहा कि मैं अब आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैंने कहा दंडवत प्रणाम मत करिए, उम्र में आप बड़े हैं, भले ही इस क्लास फेलो हैं लेकिन उम्र में बड़े हैं और आप बहुत विद्वान हैं। अभी मैं उस लेवल पर नहीं पहुँचा हूँ। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि जब हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में जितनी संभावनाएं होती हैं, एग्जैक्टली आइंस्टीन के वर्ड्स हैं, पुस्तक को ढूंढ के देख लीजिए, उनके वर्ड्स हैं कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं स्पेस के अंदर किसी भी एंटिटी के वर्चस्व की, हिंदी में हम बता रहे हैं वर्चस्व की, किसी भी एंटिटी का मतलब किसी भी अस्तित्व के वर्चस्व की, यानी वो अस्तित्व अनुभव किया जा सकता है, इसकी जितनी संभावनाएं होती हैं ये सापेक्षताएं कहलाती हैं। दीज आर कॉल्ड रिलेटिविटीज़, सापेक्षताएं कहलाती हैं। एंड एवरी रिलेटिविटी कैन बी कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थिंग, यानी ये शायद है, 5 शायद मिलके, 7 शायद मिलके, 8 शायद मिलके कंप्लीट फिगर सामने आती है। संभवतः ये 1 है, संभवतः ये 1 -1 है, संभवतः ये 0 है, संभवतः ये -1 और 0 है, संभवतः ये +1 और 0 है, संभवतः ये -1 +1 और 0 है। हो गया 7 बात, 7 बातें होंगी कि नहीं होगी? कितना साइंटिफिक है, एकदम आइंस्टीन थ्योरी से मिला हुआ। ऊपर से आप कह रहे हैं कि शायद नहीं होता, ये शायद ही है 100%। आज शास्त्रार्थ का युग नहीं है। नहीं, मैं कहता कि मंच पर बैठ जाओ और हज़ारों की भीड़ इकट्ठी कर लें और जितने विद्वानों को आते बने उतने विद्वान आ जाएं, मुनि जितने आ सकें आ जाएं। मैं बताता हूं कि शायद क्या होता है, कथचित क्या होता है। देयर इज नो वर्ड लाइक दैट। कथाचित भी नहीं होता, कदाचित होता है, और कदाचित का अर्थ शायद होता है। पूछो कहाँ दिल्ली जाओगे? कदाचित जाऊंगा। अब उसको ज़बरदस्ती तोड़ मरोड़ के हम कथचित कर दें, एक अपनी डिक्शनरी रच लें, बहुत अच्छी बात है, मैं सहमत हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रचिए, आपकी इच्छा है, आप रचना चाहें रचें। विद्वानों ने दर्शन को बर्बाद किया है, कार्ल मार्क्स कहते हैं। द स्कॉलर्स हैव ruined philosophy. This is why philosophy has become poor and poor and poor. This is poverty of philosophy. एंगल्स के साथ लिखी पुस्तक उन्होंने। This is poverty of philosophy. रट्टाफिकेशन कराया जाता है संस्कृत के छात्रों का वेद विद्यालयों में। रटते हैं, उन्हें पता नहीं होता। हमारे पंडित जी सत्यनारायण कथा में बोला करते थे, करते होंगे अब भी, हमारे सामने थोड़ा रुक जाते हैं, कि वो एक वो साधु वैश्य है, लीलावती कलावती का किस्सा आता है। तो साधु वैश्य जो है वो नगर में व्यापार के लिए गया। नगरे जगाम, जगाम जो है वो धातु रूप है, परस्मयी पद और आत्मनेय पद धातु रूप होते हैं। तो जगाम का मतलब गया होता है। वो कहते थे जगाम नगर को गया, जगाम नगर को गया। रटाया जाता है तो रट लिया। मैंने कहा पंडित जी जगाम का मतलब ये आत्मनेय पद, इसका मतलब जो है वो है गया, नगर को गया, जगाम नगर नहीं है। अच्छा अच्छा, आपको पता है? हमने कहा हमें तो पता है। एक मामले में हर पंडित गलत बोलता है, हर पंडित गलत बोलता है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, गलत, 100% गलत, जवान तोड़ के फेंक देने लायक है ऐसा मंत्र बोलने वाले की। नमस्तस्यै होता है, मेरे दांत नहीं है फिर भी मैं बोल सकता हूँ। नमः तस्यै, संधि करिए, नमस्तस्यै,
जो बिंदी विसर्ग है ये आधा सा बनता है, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये लोग बोलते हैं नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहाँ विसर्ग का आधा ता होता है भाई? मूर्खतापूर्ण बात है सरासर। लेकिन हर पर मैंने पंडित भगा दिए दो चार, लेकिन देखा सब यही बोलते हैं नमस्तस्यै नमस्तस्यै, जैसे तोतला पंडित हो। ये रट्टाफिकेशन बहुत भयानक चीज़ है, इन्हें रटवाया जाता है। आखिर जो रटवाने वाले हैं वो भी कौन है? विद्वान, परम विद्वान। तो मैं उनका मैं कैसे मान लूँगा उनको? मैं तो नहीं मानूंगा। समस्या बुद्धि रखने वाले के साथ होती है कि वो जल्दी मानता नहीं। इसी तरह से मेरे इस व्यूअर ने भी नहीं माना होगा, बुद्धि रखता है डेफिनेटली, तो नहीं माना और सौम्य शालीन ढंग से विरोध किया। मैं उस बच्चे को समझा रहा हूँ, मेरे लिए बच्चे ही हैं। कम से कम 45 साल की उम्र तक वालों को तो मैं बच्चा ही कह सकता हूँ। मेरे पुत्र की उम्र 45 साल है। हाँ, इससे बड़े हों तो छोटे भाई हुए, मुझे नहीं पता क्या उम्र है। तो इनको, बच्चे को या भाई को मैं समझाना चाहता हूँ कि मैंने पूरा रेफरेंस दिया है। इस रेफरेंस के साथ कोई अंतर नहीं है सापेक्ष में, कथचित में और शायद में। हाँ, उर्दू शब्द से परहेज है तो बात अलग है, मुझे तो परहेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है मुझे। बहुत प्यारी भाषा है, बहुत अद्भुत भाषा है। और जब मैं दर्शन उर्दू में पढ़ सकता हूँ तो मुझे क्या समस्या हो सकती है शायद से। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।